नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से हो रही है। आइए सीधे रुख करते हैं। These questions are of paramount importance because on the foundation of the question is based the investigation and the outcome of the investigation. Question number 1, पहला प्रश्न। और पिता पूछते हैं कि जब मेरी बेटी की बॉडी वहां हमारे घर में रखी हुई थी, उस समय डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉर्थ उन्होंने मुझे एक कोने में बुलाया और कोने में ले जाकर मुझे कुछ पैसे देने की कोशिश की। मैंने इनकार कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप सोचिए पिता की मानसिक हालत, आप सोचिए पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिस समय बेटी की लाश, और वह भी इस हालत में, आफ्टर द ब्रूटल मर्डर। वो रिकॉन्साइल भी नहीं कर पाए होंगे, वो अपने आप के साथ भी समझौता नहीं कर पाए होंगे, वो समझ नहीं पाए होंगे कि मेरी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ है। और उस समय जब शव उनके घर में रखा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कोई और व्यक्ति नहीं, कोई राजनेता नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें कोने में ले जाता है और कुछ पैसे देने की कोशिश करता है। पैसा आदमी कब देता है? आदमी भ्रष्ट कब बनता है? जब मुंह बंद रखाने की कोशिश की जाती है, या कुछ छुपाने की कोशिश की जाती है, या ऐसा किया जाता है कि भाई देखो हम तो आपको कुछ दे रहे हैं, आप बदले में कुछ हमें भी दो, कुछ बोलो मत। ऐसा क्या था कि ममता सरकार ने डीसी को भेजा पैसे के साथ कि आप जाइए, और जब शव घर में रखा हुआ है उस समय उनके माता पिता को खरीदने की कोशिश करिए। We want the answer to this specific question raised by the father of the victim. What was it that the administration was trying to throw under the carpet by paying bribe and money to the parents of the victim? प्रश्न नंबर 2, पिता पूछते हैं और कहते हैं कि पुलिस को लगभग 10:10 सुबह यह मालूम पड़ गया 10 तारीख अगस्त को कि मेरी बेटी की हत्या हो चुकी है, मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। शव बरामद हो चुका था 10:10 10 तारीख को, मगर मृत्यु उससे बहुत समय पहले हो चुका था। शी वॉज डेड क्वाइट अर्ली। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द पुलिस एट 10:10 AM। हमें 11 बजे बोला गया कि सुइसाइड किया है आपकी बेटी ने, आधे घंटे के बाद। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हमें उस सेमिनार कमरे के बाहर जहां हत्या हुई थी, जहां शव था, उसके बाहर 3.5 घंटे इंतजार कराया गया। वी वर फोर्स्ड टू वेट फॉर 3.5 hours। इसके बावजूद कि कई लोग उस कमरे में जा रहे थे और आ रहे थे। मल्टीपल पीपल वर गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम दैट रूम। दे वर एंटरिंग द रूम एंड दे वर एग्जिटिंग द रूम। बट पेरेंट्स के लिए आप जरा सोच के देखिए, एक माता पिता के ऊपर क्या गुजरती है जब उनको पता है कि मेरी बेटी या बेटा का शव इस कमरे के अंदर है, और वो 3.5 घंटे बाहर इंतजार करते हैं केवल और केवल उसे देखने के लिए। और पुलिस उसे अंदर नहीं छोड़ती है, उन्हें रोक के रखती है। और बार बार पिता बाद में कहते हैं, बार बार हमें बताया जा रहा था कि आप यहां मत खड़े होइए, आप प्रिंसिपल के कमरे में जाइए। वो प्रिंसिपल जो आज गिरफ्तार है, मिस्टर घोष, आप प्रिंसिपल के कमरे में जाइए और वहां बैठिए। हमने मना कर दिया कि हम प्रिंसिपल के कमरे में नहीं जाएंगे, हम इसी कमरे के बाहर इंतजार करेंगे। 3.5 घंटे इंतजार करने के पश्चात कुछ मिनटों के लिए मुझे अंदर बुलाया गया। आप सोचिए ऐसा क्या करना चाहती थी पुलिस, ऐसा क्या करना चाहता था वहां का प्रशासन। उन 3.5 घंटों में बार बार उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को प्रिंसिपल के कमरे में भेजकर उस एरिया को खाली करा करके क्या करना चाहती थी प्रशासन आखिरकार। और सबसे बड़ी बात, दूसरे नंबर प्रश्न में उनके पिताजी पूछते हैं कि एक ब्लैंक कागज में, खाली कागज में हमें हस्ताक्षर करने कहा गया, एंड वी रिफ्यूज्ड, हमने मना कर दिया। शव अंदर पड़ा है बच्ची का, बाहर 3.5 घंटे से माता पिता इंतजार कर रहे हैं,
और एक ब्लैंक कागज, कोरा कागज लाकर पुलिस कहती है आप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए, प्रशासन कहता है आप इस कोरे कागज में हस्ताक्षर कर दीजिए। व्हाई? ये 21st सेंचुरी है, पढ़े लिखे माता पिता हैं, मैं तो कहता हूं पढ़े लिखे ना भी हो, आप बैठे हैं, मीडिया बैठी है, जागरूक संसार है, उसके बावजूद लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस ऑफिशियल्स टू डिमांड अ सिग्नेचर फ्रॉम द फादर ऑन अ ब्लैंक पेपर। क्या लिखना चाहते थे आप ऊपर में? कि बेटी ने सुसाइड किया है, मैं मानता हूं इसमें किसी प्रकार से कोई मर्डर नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, ये मैं जानता हूं, ये लिखना चाहते थे। ब्लैंक पेपर में हस्ताक्षर तभी कराते हैं जब आपके मन में खोट है, आपके मन में चोर है। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो पिता पूछते हैं, वाई डिले इन पोस्टमार्टम? कि आखिरकार पोस्टमार्टम करने में, पीएम करने में आपने डिले क्यों किया? पूरा का पूरा टाइमलाइन पिताजी ने उनका दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम जो है, जिस प्रकार से काम चल रहा था, एट दी मोस्ट लेट भी करते तो 5 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए था, मगर पोस्टमार्टम उसके बाद होता है। सबसे बड़ी बात है जो पिताजी पूछते हैं विक्टिम के, उनके पिताजी पूछते हैं कि आखिर क्या कारण था कि अस्पताल ने एफआईआर नहीं किया। बॉडी सुबह मिल गई मगर अस्पताल ने एफआईआर नहीं किया। अंततोगत्वा फोर्स होके हमें 6:30 और 7 बजे के बीच कंप्लेंट लिखना पड़ा। 6:30 और 7 बजे के बीच पिताजी और माताजी जाके कंप्लेंट लिखते हैं कि हमारी बेटी अब रही नहीं, वी सस्पेक्ट फाउल प्ले। और उसके बाद 11:45 माफ करिएगा, 11:45 PM रात को 11:45 पर एफआईआर दर्ज करती है लोकल पुलिस। सुबह 10 बजे बॉडी मिलती है, 11:45 पर एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, जबकि वहां सारे मेडिकल छात्र थे, पूरा हंगामा मचा हुआ था। उसके बावजूद, दिस इज द ऑडेसिटी ऑफ द अथॉरिटीज, that they did not even go for an FIR till almost the midnight. And the most important question that the father raises, कि वहां मेडिकल छात्र थे जो सब कुछ जानते हैं स्वाभाविक है, हम जो मेडिकल का छात्र होता है वो जानता है नेचुरल डेथ क्या होती है, अननेचुरल डेथ क्या होता है, होमिसाइड क्या होता है, रेप एंड अटेम्प्टेड मर्डर या रेप एंड होमिसाइड क्या होता है, ये सब विषय, ये टर्मिनोलॉजीज मेडिकल छात्र जानते हैं। वहां हर कोई सब कुछ जानता था। उसके बावजूद भी प्रशासन और पुलिस की धृष्टता को देखिए कि उन्होंने जो लिखा है उसमें कॉज ऑफ डेथ में अननेचुरल डेथ केस लिखा है। मतलब होमिसाइड नहीं लिखा, मर्डर नहीं लिखा, अननेचुरल डेथ केस, जैसे कि किसी बीमारी से अननेचुरली पता नहीं ये हो गया हो। जो क्लियर दिख रहा है उससे भी कन्नी काटने की कोशिश जिस प्रकार से प्रशासन और बंगाल की पुलिस ने किया है, इस सवाल को पिता ने उठाया है। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि व्हाई डिड नॉट द हॉस्पिटल रजिस्टर और लॉज एन एफआईआर? ये हॉस्पिटल ने एफआईआर क्यों नहीं किया, माता पिता को कंप्लेंट क्यों देना पड़ा? ये बहुत पर्टिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिमेटोरियम में जो हुआ उस विषय को लेकर। बच्ची के शव को घर लाया जाता है और स्वाभाविक है माता पिता अभी तक रिकॉन्साइल नहीं कर पाए हैं कि हमारी बेटी हमारे साथ है नहीं। वो चाहते थे कि बच्ची को कुछ और समय तक हम अपने घर में रखें। दे वांटेड टू कीप द डेड बॉडी ऑफ देयर बिलव्ड डॉटर इन देयर होम फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, सो दैट ऑल द रिलेटिव्स, द नियर एंड द डियर वंस, इंक्लूडिंग देमसेल्व्स, कैन स्पेंड द लास्ट टाइम विद द डॉटर। अपनी बच्ची के साथ कुछ समय वो एकांत में बिताना चाहते थे, मगर उन्हें फोर्स किया गया। और यहां वो पिताजी कहते हैं कि ताला पुलिस स्टेशन जो था उसके 300 से 400 जवान वो हमें नॉन स्टॉप घेरे हुए थे। आप सोचिए
माता पिता, बूढ़े माता पिता के कंधे पर जवान बेटी या बेटे के शव का बोझ, वो अपने आप में किसी भी सोसाइटी में उससे भारी बोझ नहीं होता है। एक जवान बेटी के शव का बोझ, उसके साथ क्या हुआ, उसकी ट्रॉमा, और उसके ऊपर 300-400 पुलिसकर्मी माता पिता को घेरे हुए, जल्दी से क्रिमेशन करिए, जल्दी से क्रिमेशन करिए। एंड द फादर सेज वी वर लिटरली फोर्स्ड टू क्रिमेट द बॉडी, वी हैड नो ऑप्शन, हमारे पास कोई और चारा नहीं था, हमने फोर्सफुली क्रिमेशन किया। और पांचवा प्रश्न अपने आप में ही बहुत घातक है। पांचवा प्रश्न जो हमारी विक्टिम है, उनकी आंट और उनके पिताजी दोनों ने पूछा है। जो बाकी रिश्तेदार थे, लगभग 15 रिश्तेदार उस समय अस्पताल आ चुके थे जहां मर्डर, होमिसाइड, रेप इत्यादि हुआ है, जहां यह जघन्य कांड हुआ था, वहां 15 रिश्तेदार आ चुके थे। इन 15 रिश्तेदारों के मौजूदगी में सबने देखा कि माता पिता कार में बैठ के एम्बुलेंस के आगे गए। सभी रिश्तेदारों की इच्छा थी कि हम एम्बुलेंस में बिटिया के साथ जाएं। स्वाभाविक है, माता पिता को बहुत आघात लग रहा होगा, वो कार में गए हैं, मगर रिश्तेदार एम्बुलेंस में बैठना चाहते थे। और जब इस विषय को लेकर रिश्तेदारों ने पुलिस को अप्रोच किया कि हम बिटिया के साथ एम्बुलेंस में जाएंगे, हम उनकी बुआ हैं, हम चाची हैं, हम काकी हैं, आमी काकी मां, मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा, उस समय पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस के गेट को बंद कर दिया और कहा नहीं, आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि यहां का जो टीएमसी का लोकल काउंसिलर है, उसने अपने आप को लोकल गार्डियन लड़की का घोषित कर दिया है और वो एम्बुलेंस में बैठ गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जहां 15 रिश्तेदार हो, माता पिता हो, वेयर वॉज द डर्थ ऑफ अ गार्डियन? Were there no local guardians that a counselor of TMC had to become a local guardian to sit in the ambulance? एम्बुलेंस में उस लोकल गार्डियन, कोट अनकोट टीएमसी का काउंसलर, उसने क्या किया? Did he play with the evidences or did he destroy the evidences inside the ambulance? आखिरकार उनके रिश्तेदारों को एम्बुलेंस में जाने की अनुमति पुलिस ने अफरा तफरी में क्यों नहीं दी? अफरा तफरी में एम्बुलेंस के गेट को क्यों बंद किया और तुरंत एम्बुलेंस को वहां से क्यों भगाया? इन अ हरी, इन अ जिफी, आज अखबारों में लिखा हुआ है, लेफ्ट इन अ हरी। क्यों? और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पिता पूछते हैं कि जब क्रिमेशन चल रहा था, उस समय टीएमसी के एक एमएलए वहां लगातार मौजूद रहे, वो यहां वहां अफसरों के साथ बात कर रहे थे, और 2 टीएमसी के काउंसलर वहां मौजूद रहे। आखिर ऐसा क्या था कि टीएमसी के नेताओं को क्रिमेशन के दौरान मौजूद रह के वहां के जो लोकल डीएम हैं, वहां के जो एसपी हैं, वहां के जो अधिकारी हैं, उनको बार बार कुछ ना कुछ हिदायत देनी पड़ रही थी? क्या कारण था? वाई वॉज दिस हैपनिंग? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द क्रिमेशन ऑफ द विक्टिम, ये क्यों हो रहा था? और पिता ने बहुत इमोशन के साथ एक प्रश्न पूछा है, ये इमोशन का विषय है। उन्होंने कहा कि क्रिमेटोरियम में जो फीस लगती है, वह फीस भी मुझसे नहीं लिया गया, किसी और ने दे दिया। मेरी बेटी पता नहीं क्या स्वर्ग से सोच रही होगी कि मेरे पिता ने मेरे क्रिमेशन का पैसा भी नहीं भरा। मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, मगर यह वाकई एक बहुत इमोशनल विषय है। एक पिता और एक माता जो अपने बेटी के अंतिम संस्कार के लिए जो कुछ पैसे होते हैं वो देना चाहते हैं, मगर वो किसी और ने दे दिया है, किसी पॉलिटिशियन ने, कोट अनकोट, मुझे पता नहीं पॉलिटिशियन ने दिया या अधिकारी ने दिया, इस विषय में क्लैरिटी नहीं है, किसी ने क्यों दिया। वहां भी डीसी नॉर्थ पैसा देने की कोशिश कर रहे थे, यहां भी उसी प्रकार की हालत है। तो पिता पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रकार से मुझे बार बार पैसा क्यों देने की कोशिश हो रही है? पिता का आखिरी प्रश्न है कि जो डीसी सेंट्रल है, इंदिरा मुखर्जी और कई आईपीएस ऑफिसर्स, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ के तथ्य को रख रहे हैं, वो तथ्य पूरी तरह से सरासर झूठ है, इसलिए उन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाए। एक वीडियो भी इनके पिताजी का पहले दिखाया गया था जिसमें वो कह रहे थे कि हमें किसी ने पैसा देने की कोशिश नहीं।
उन्होंने उसका भी आज खुलासा किया है, उससे भी पर्दा हटाया है कि जब बिटिया की जघन्य तरह से मौत हुई, उसके पश्चात कुछ पुलिस अधिकारी हमारे घर आए थे और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक तरीके से हो और इन्वेस्टिगेशन में हम किसी प्रकार से त्वरितता दिखाएं, तो आप जो हम कह रहे हैं वही वीडियो में कहिए। आप कहिए कि हम ठीक कर रहे हैं और हमने आपको पैसा देने की कोशिश नहीं की। इसलिए कौन सा पिता या कौन सी माता नहीं चाहती है कि उनके बच्चे के मृत्यु का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो त्वरित गति से हो, वो शीघ्र हो। तो स्वाभाविक है इसमें भी पिता के ऊपर प्रेशर डाल के उनसे जो वीडियो लिया गया है उसके विषय में कल खुलासा हुआ है। जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विनीत गोयल कमिश्नर कलकत्ता अपने पद पर, अपने आसन पर बने रहेंगे, यह संभव नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से हो। एक बहुत बड़ी बात और है, आप सबको मैं एक चिट्ठी दिखाऊंगा और इस चिट्ठी के विषय में बताना चाहता हूं। यह चिट्ठी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल घोष साहब ने लिखा है। 10 तारीख की चिट्ठी है। जो हत्या और रेप विक्टिम का होता है वो इंटरवेनिंग नाइट 8 और 9 तारीख के बीच होता है और 10 तारीख को यह चिट्ठी जारी की जाती है। इस चिट्ठी का मेमो नंबर है RKC/4197 और यह चिट्ठी संबोधित है टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD इलेक्ट्रिकल। ये मेडिकल कॉलेज के PWD इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को और बाकी इंजीनियर्स को संबोधित है। आगे देखिएगा तो इसमें कहा गया है कि जो सेमिनार हॉल है, जिस सेमिनार हॉल में ये जघन्य कांड हुआ, उसके साथ वाले डॉक्टर्स रूम और उसके साथ वाले डॉक्टर्स टॉयलेट और जो स्टाफ की टॉयलेट है उसे डेमोलिश करके फिर से बनाया जाए। पहले जब भारतीय जनता पार्टी और जनता जनार्दन ने, मीडिया ने इस पे सवाल उठाया था, उस समय कलकत्ता की प्रशासन ने, कॉलेज के प्रशासन ने, बंगाल की सरकार ने, ममता जी ने कहा था यह निर्णय तो पहले से हो चुका था, ये 8 और 9 तारीख के पहले से निर्णय हो चुका था। इट हैड नथिंग टू डू विद द डेट्स। मगर ये चिट्ठी इशू हुई है 10 तारीख को, अर्थात हत्या और बलात्कार के पश्चात ये चिट्ठी आनन फानन में इन्होंने एक्सप्रेस मोड ये चिट्ठी इशू हुई है। और सबसे बड़ी बात है इस चिट्ठी में कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सेज दैट इंजीनियर्स ने ये जो निर्णय लिया है, ये निर्णय किसके साथ बैठने के बाद हुआ है? मीटिंग उसी दिन हुई है 10 तारीख को। किसके साथ हुई है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल and the director of medical education department of health and family welfare government of west bengal। आप सोचिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर हेल्थ 10 तारीख को मीटिंग करते हैं और सबसे बड़ी बात है उसी दिन बोला जाता है साइट इंस्पेक्शन करिए, और एक साइट इंस्पेक्शन भी हो जाता है। बॉडी की इंस्पेक्शन नहीं हो सकती है, बॉडी के इंस्पेक्शन में 12-12 घंटे की डिले हो रही है, मगर साइट इंस्पेक्शन तुरंत और तुरंत नोटिस निकल जाता है, डेमोलिश कर दिया जाता है और काम शुरू किया जाता है। क्यों? स्टाफ टॉयलेट को और डॉक्टर्स के टॉयलेट को इतनी त्वरितता के साथ क्यों डेमोलिश किया गया? और जिन लोगों ने, जिन डॉक्टरों ने इस डेमोलिशन के फोटो को ट्विटर, सोशल मीडिया इत्यादि में छोड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको अरेस्ट करने की धमकी दी गई, कंप्लेंट रजिस्टर किया गया कि ये सब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मगर चिट्ठी झूठ नहीं बोलती। 10 तारीख की ये चिट्ठी है। आनंद फानन में जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स नन अदर देन चीफ मिनिस्टर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कौन हुक्म देगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री ही हुक्म दे सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के हुक्म पर अगर आप उसी दिन चिट्ठी जारी करते हैं और एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश करते हैं, जो हत्यारा होगा, मैं सीबीआई नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैं पुलिस भी नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मगर मेरे में भी इतनी बुद्धि है कि जहां हत्या और बलात्कार हुआ है, हो सकता है और पूरी तरह से संभव है कि हत्यारा और बलात्कारी वो स्टाफ टॉयलेट गया होगा, खून के धब्बों को मिटाने के लिए गया होगा,
अपने आप को साफ करने गया होगा। तो आपने उस क्षेत्र को तोड़ क्यों दिया? और सीबीआई अगस्त 13 को पिक्चर में आती है, और जब अगस्त 13 को सीबीआई पिक्चर में आती है, प्रोब को अपने हाथ में लेती है, तब तक ना स्टाफ टॉयलेट है और ना डॉक्टर्स की टॉयलेट है, क्योंकि उन्हें 10 तारीख को ही आनन फानन में इंस्पेक्शन करा करके तोड़ दिया गया है। ये ममता बनर्जी की कॉम्प्लिसिटी के बगैर विनीत गोयल, जो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके कॉम्प्लिसिटी के बगैर संभव नहीं है। और जब तक ममता जी और विनीत गोयल जी कमिश्नर और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तब तक एक फेयर ट्रायल संभव नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही ये कहती है कि स्टेप डाउन फ्रॉम योर पोस्ट फॉर अ फेयर ट्रायल एंड जस्टिस टू द विक्टिम। दूसरी बात है, मैं ये मांग करता हूं कि ममता जी और विनीत गोयल जी के बीच जो भी टेलीफोनिक वार्ता 72 आवर्स ऑफ द हीनियस क्राइम में हुए हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड को रिट्रीव किए जाए, कितनी बार फोन हुए हैं और उनमें किस प्रकार की बातचीत हुई है, क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इस पर भी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। देखिए, जहां तक कुछ खिलाड़ियों का आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का सवाल है, एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता है। मगर हां, जो प्रश्न आपने पूछा कि क्या कहीं ना कहीं इन दोनों, संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सारे सवालों के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। ये सारा मामला कोलकाता रेप और मर्डर से जुड़ा हुआ है, किस तरह से वहां साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ किया गया, और आखिर में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए न्याय मिलना, जस्टिस मिलना संभव नहीं है। संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे, नजर डालेंगे अब तक के तमाम अहम सुर्खियों पर, लेकिन उसके बाद हम आपको बता दें, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। जल सुरक्षा के बारे में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व पर जोर देते हुए जल संरक्षण करना है, और ये समग्र समाज और समग्र सरकार के दृष्टिकोण से संचालित है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य भर में सामुदायिक भागीदारी से लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम ने यह कहा कि जल संरक्षण केवल नीतियों का नहीं बल्कि सामाजिक निष्ठा का भी विषय है। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान पानी से जुड़े सभी विषयों पर साइलोज को तोड़ा गया है। आप 10 वर्षों की सभी बड़ी योजनाओं को देखिए, पानी से जुड़े विषयों पर पहली बार साइलोज को तोड़ा गया। हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट के कमिटमेंट पर पहली बार एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया। जल जीवन मिशन के रूप में पहली बार देश ने हर घर जल इसका संकल्प लिया। पहले देश के केवल 3 करोड़ घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। आज देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को पाइप से पानी मिलने लगा है। जल जीवन मिशन के जरिए देश के 75% से ज्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की थी। उन्होंने बताया कि जब वृक्ष लगते हैं तो भूजल का स्तर तेजी से बढ़ता है। उन्होंने कहा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान से पानी की बचत हो रही है।
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में हमारी सरकार ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को लगातार बढ़ा रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान, इनसे पानी की बचत भी हो रही है। कम पानी वाले इलाकों में किसानों की आय भी बढ़ रही है। सरकार दलहन, तिलहन और मिलेट जैसी कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है। कुछ राज्य जल संरक्षण के लिए वैकल्पिक फसलों पर किसानों को इंसेंटिव भी दे रहे हैं। मेरा आग्रह है, इन प्रयासों को और गति देने के लिए सभी राज्यों को साथ आना चाहिए, मिशन मोड में काम करना चाहिए। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर में मौत को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि मंगेश को उसकी जाति देखकर मारा गया। उन्होंने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया है। सपा इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठा रही है। वहीं जौनपुर में आज समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात करने जौनपुर स्थित उसके घर पहुंचे। सपा ने इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। मंगेश यादव पिछले दिनों 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप की दुकान पर हुई 1.5 करोड़ की डकैती की वारदात में शामिल था, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बुधवार देर रात पुलिस को मंगेश यादव की लोकेशन मिली। पुलिस का दावा है कि घेराबंदी के दौरान मंगेश यादव ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मंगेश गोली लगने से घायल हो गया। उसे सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगेश पर 1 लाख रुपए का इनाम था। उस पर लूट और डकैती के कई मुकदमे दर्ज थे। और मंगेश यादव की क्राइम कुंडली पर एक निगाह डालें। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं किस तरह का दुर्दांत अपराधी था वो। जौनपुर के बदमाश मंगेश यादव ने चोरी और छिनैती से आपराधिक दुनिया में कदम रखा था। 2021 में मंगेश यादव के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। साल 2022 में सुल्तानपुर के करौंदी कला थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ उसके खिलाफ। साल 2022 तक मंगेश यादव के खिलाफ एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हुए। ये ग्राफिक्स आपके सामने, समझिए किस तरह से उसकी क्राइम कुंडली। 2021 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ, 2022 में करौंदी कला थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में 8 मुकदमे दर्ज किए गए। मंगेश यादव पर चोरी, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराध के मामले दर्ज हुए। 1 लाख का इनामी दुर्दांत अपराधी था मंगेश यादव। 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप पर 5 करोड़ रुपए की उसने डकैती की थी। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के एमडी और चेयरमैन से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए ये लिखा कि भारत जापान रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के एमडी और चेयरमैन तादाशी माएदा से मुलाकात की। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों और भावी अवसरों पर विचारों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जापान के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान भारत जापान डिजिटल संबंधों को मजबूत करने, डिजिटल परिदृश्य में सहयोग और नवाचार के लिए संभावनाओं को तलाशने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही भविष्य की तकनीकी प्रगति पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी से मुलाकात की। उन्होंने शिंजो आबे को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज सुबह श्रीमती अकी आबे के साथ हुई मुलाकात से
प्रधानमंत्री शिंजो आबे और भारत जापान मित्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गईं। जैसे जैसे हमारे संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री आबे की रणनीतिक दृष्टि हमेशा एक मार्गदर्शक भावना के रूप में काम करेगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।